नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में 7 से 8 सितंबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा और तमाम जानकारी आगामी बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हम यहाँ पर विस्तृत तौर पर देखने वाले हैं। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले दरअसल पिछले क्लास में एक प्रश्न आपसे मैंने पूछा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर 2025 को बिहार के कितने शिक्षक को, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये बेसिकली प्रश्न था और बिहार के 3 शिक्षक को सम्मानित किया गया, ये इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, इससे पहले 2024 में 2 शिक्षक को सम्मानित किया गया था। अच्छा, यहीं पर इस प्रश्न में अगर पूरे भारतवर्ष की बात होती तो पूरे भारत से 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, लेकिन बात अगर बिहार के संदर्भ में हो तो 3 शिक्षक को इस वर्ष सम्मानित किया गया है, जिनमें कि 2 पुरुष हैं और 1 महिला शिक्षिका शामिल है। चलिए अब यहाँ पर सीधे प्रश्न पे आते हैं। आज के इस क्लास का पहला प्रश्न NIRF रैंकिंग 2025 में IIT पटना ने, ध्यान दीजिएगा, IIT पटना ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए ओवरऑल श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ये बेसिकली प्रश्न है। और NIRF रैंकिंग को लेकर हम पूरी जानकारी अभी आपको देंगे जो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर बात हुई IIT पटना के संदर्भ में, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना इसमें रहा है 36वें स्थान पर। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, इसमें अच्छा सुधार यहाँ पर देखने को मिलता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट आती है NIRF की, जो कि अभी 4 सितंबर 2025 को नवीनतम रिपोर्ट आई है। NIRF यानी कि बात यहाँ पर हम करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की, तो इसमें 2025 में IIT मद्रास जो है 2019 से लगातार 7वीं बार है जब अग्रणी संस्थान घोषित हुआ है। और साथ ही इनोवेशंस और इंजीनियरिंग श्रेणी, ये दोनों कैटेगरी में भी IIT मद्रास का यहाँ पर जलवा रहा है। ओवरऑल एक जो श्रेणी होती है उसमें तो प्रथम स्थान पर लगातार 7वीं बार है ही, लेकिन इनोवेशन यानी कि नवाचार कैटेगरी में और इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग श्रेणी में भी शीर्ष स्थान IIT मद्रास ने अपने नाम किया है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर श्रेणियों की बात हो रही तो विभिन्न श्रेणी में जो एक्चुअली आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे बात करें प्रबंधन श्रेणी में तो IIM अहमदाबाद, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, वास्तुकला एवं नियोजन श्रेणी में IIT रुड़की, कॉलेज श्रेणी में देखें तो हिंदू कॉलेज दिल्ली, विधि श्रेणी में देखें तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बेंगलुरु, विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु लगातार 10वीं बार, और फिर चिकित्सा श्रेणी में अगर हम देखें तो एम्स दिल्ली। और ये सभी को ध्यान रखिएगा, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। इस रैंकिंग में जो NIRF यानी कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसमें आपको एक विशेष बात ये ध्यान रखना है कि बिहार का उतना इसमें मतलब खास करके रैंकिंग में, बड़े रैंकिंग में टॉप 10 में मतलब कोई भी संस्थान देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो बिहार की टॉप रैंकिंग रही है, बिहार के संदर्भ में देखें तो IIT पटना ने इसमें उल्लेखनीय दर्ज किया है, मतलब वृद्धि दर्ज किया है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि IIT पटना अब 36वें स्थान पर है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर बी। आता है यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपके बीच है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जो आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं केबल सस्पेंशन ब्रिज तकनीक पर आधारित है। इसी के संदर्भ में ये प्रश्न है और तमाम जो विकल्प यहाँ पर दिए गए, सबसे पहले क्या कहा गया कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही कौन सा है, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऐसे में पहला विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पे ही पुनपुन नदी पर, ध्यान रखिए नदी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस प्रश्न के संदर्भ में, तो पुनपुन नदी पर बने लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। बात करें यहाँ पर दूसरे कथन की तो यह पुल ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तर्ज पर बनाया गया है, ये भी सत्य है। और इसे बनाने की कुल लागत 82 करोड़ 90 लाख 48 हजार की लागत आई है, मतलब ये इसकी लागत है, तो ये भी सत्य है। सभी विकल्प सत्य है और इन सब बातों को ध्यान आपको रखना है। कहाँ पर किस नदी पर बना है ये विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ये प्रेरित है, और खास बात यहाँ पर जो हम इस पुल की बात कर रहे हैं ये लक्ष्मण झूला के रूप में आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये किस तकनीक पर है, केबल सस्पेंशन ब्रिज तकनीक पर ये आधारित है, जो यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं। अभी रिसेंटली इसका उद्घाटन हुआ और इन चीज़ों को ध्यान रखिए।
तो अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। देखिए, इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती हुई है विकल्प को यहाँ पर रखने में। अब गलती यहाँ पर यह है कि पहले हम आपको बतला चुके थे कि ऑस्ट्रेलिया ने, जो यहाँ के खास करके प्रधानमंत्री, उन्होंने घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया तो है ही, लेकिन एक देश और भी है जो घोषणा किया है, फ्रांस। तो ऐसी स्थिति में जब भी बात यहाँ पर इस समय प्रेजेंट टाइम की हो, तो विकल्पों के आधार पर हमें सही आंसर का चुनाव करना है। प्रश्न के आधार पर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और डी। आइए यहाँ पर थोड़ी इसको लेकर डिटेल में तथ्यों को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए, 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो आयोजन है इसी माह सितंबर से शुरू होना है। सितंबर 2025 एक्चुअली 9 तारीख से ये शुरू होगा, 9 सितंबर से। और ऐसे में ध्यान रखिए, जो घोषणा हुई है, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इसमें फिलिस्तीन को एक औपचारिक रूप में, एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। और ऐसे में यह ध्यान रखिए कि ये पहला देश नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में 147 देश हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। पहला देश था अल्जीरिया, जो 1988 में मान्यता दिया था, और 1988 में ही भारत भी फिलिस्तीन को मान्यता दिया था, और पहला गैर अरब देश बना था अपना भारत 1988 में। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है, ये चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ गया है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया तो है ही, लेकिन फ्रांस भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है, और फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश होगा। G7 का मेंबर भारत नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हालांकि भारत इसमें शामिल होते हैं अतिथि के रूप में। अब यहाँ पर उसी संदर्भ में पॉइंट है कि फ्रांस जो मान्यता देगा इसी माह सितंबर में, इस खास करके महासभा में, तो यहाँ पर ये पहला देश होगा G7 कंट्री का। क्लियर है, इतनी जानकारी ध्यान रखिए। अब इन सब बातों के अतिरिक्त यहाँ पर देखिए पिछले साल के संदर्भ में लिखा गया है, इन सब के अतिरिक्त जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की हम बात कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसका 80वां सत्र होगा, और इसको लेकर अभी हमने जानकारी दिया था, जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया एनालेना बेयरबॉक, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी तस्वीर को, एनालेना बेयरबॉक, जो अभी हाल ही में ये खास करके इसकी अध्यक्षता करेंगी, और ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बात यहाँ पर हम इनके बारे में कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आदि को लेकर ये चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है। और जो 6 प्रमुख अंग की हम बात कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, ये आपको इंटरव्यू तक भी पूछा जा सकता है। और इन 6 प्रमुख अंग में से जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, यानी कि आप बोल सकते हैं अगर किसी का 6 बेटा है, संयुक्त राष्ट्र के 6 बेटे हैं, और उनमें जो सबसे बड़ा है वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इस चीज को ध्यान रखिए। फिलहाल अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, हमारा अगला होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी शिक्षक दिवस के अवसर पर एक ऑफर आए हुए थे, जो कि हमने आपको बतलाया था कि हमारी पूरी टीम की तरफ से ये ऑफर आप सभी के लिए एक उपहार स्वरूप है, ठीक है। तो इसमें 50% आप सभी को डिस्काउंट मिल रहा था। दोस्तों, खास बात यहाँ पर यह है कि आज मेरा जन्मदिन है, और मैं आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस शुभ अवसर पर इस मौके को थोड़ा और खास बनाते हैं। टीचर्स डे के अवसर पर जो ऑफर आई थी, अगर आप लोग लाभ नहीं ले पाए हैं, तो आज ये ऑफर पुनः से शुभ अवसर पर, जो बर्थडे है, जन्मदिन है, एक प्रकार से ये शुभ दिन होता है हर किसी के जीवन में, तो इस अवसर पर हमारी तरफ से ये ऑफर यहाँ पर पुनः से शुरू किया गया है। ध्यान रखिए, टीचर्स डे पे जो लोग इसका लाभ नहीं ले पाए हैं, आप इसको ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तमाम कोर्स में यही कूपन कोड अप्लाई करना है, जो भी आपको लेना है। इस कूपन कोड की मदद से 50% डिस्काउंट में आप प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, बीपीएससी एईडीओ की जो वैकेंसी आई है, इसका फॉर्म हर हाल में फिल कीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी 71वीं से अगर तुलना करें, जो सिविल सर्विसेज है, अगर उससे तुलना करें, तो ये बहुत ही इजी होने वाली है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि इसको आपको हर हाल में भरना है और प्रिपरेशन बेहतर करना। जल्दी हम इसका कोर्स भी लेकर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर यह टेस्ट सीरीज, तमाम जो सिलेबस है, जो 3 पेपर इसमें होंगे, सभी का आपको मिलेगा। आप लोग आँख कान मूंद के इसको ले लीजिए,
आपको कोई भी शिकायत हो, ये टेस्ट सीरीज हम इतनी अच्छी तरीके से आपको देने वाले हैं, कोई भी शिकायत हो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा, ज़रूर उसका समाधान होगा। और तमाम पीडीएफ जो टेस्ट होंगे ऑनलाइन, इसका सब पीडीएफ भी हम देंगे। फुल लेंथ टेस्ट की संख्या 50 होगी, तीनों सेक्शन से, मतलब तीनों पेपर को मिलाकर, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से आपकी तैयारी का आकलन होगा। ये एडिशनल टेस्ट है और इसमें मटेरियल आदि भी आपको मिल जाएंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसमें भी ऑफर है। देखिए यहाँ पर इसका जो एक्चुअल फ़ी है इतना है, इसमें 50% में ये आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसका हिंदी में अर्थ होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यूएनएफपीए इंडिया ने 2025 में लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत यानी कि ऑनरी एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को नियुक्त किया है। जो विकल्प आप देख रहे हैं, विकल्पों के आधार पर करेक्ट आंसर है कृति सेनन। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब 1 सितंबर 2025 को, ये तस्वीर वहीं की आप देख रहे हैं, खास करके जो एक खास करके बैठक या फिर एक कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था जहां पर इनकी नियुक्ति हुई मुंबई में, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो यहाँ पर यूएनएफपीए में यहाँ पर इस खास करके कार्यक्रम में कृति सेनन को ऑनरी एम्बेसडर ऑफ जेंडर इक्वलिटी नियुक्त किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और वे महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा, सशक्तिकरण और सुरक्षा, सम्मान, साथ साथ इसके अवसर के लिए जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेगी। इस पर ये अपना बहुमूल्य योगदान देगी। बात हम कर रहे हैं कृति सेनन की, और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के संदर्भ में यहाँ पर जो यूएनएफपी एक शब्द प्रयोग में लाया गया है, यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर हमने इसका फुल फॉर्म भी आपके बीच रखा, क्योंकि कई बार ये आप लोगों को शिकायत हो जाती है कि सर इसका फुल फॉर्म आप नहीं बताते, या फिर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वहाँ पर अगर नहीं मालूम रहेगा थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड होता है, और ये संयुक्त राष्ट्र की ही एक एजेंसी है जो 1969 में स्थापित किया गया था। और विशेष बात, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में ही है इसका मुख्यालय, ये चीज़ ध्यान रखिए। और इसका उद्देश्य क्या है, देखिए सभी के लिए प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित करना और मातृ स्वास्थ्य की रक्षा करना और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। मूल रूप से आप ये भी बोल सकते हैं महिला सशक्तिकरण पर भी ये केंद्रित है। कहीं ना कहीं ये चीज़ ध्यान रखिए, तभी जाके ये नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। तो इतनी बातों को ध्यान रखिए। अभी यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, तो एक चीज संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया जाता है, जो अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं नेल्सन मंडेला, उन्हीं के सम्मान में। अब यहाँ पर अपडेट यह है कि यह पुरस्कार अभी हाल ही में संयुक्त रूप से केन्या के कैनेडी ओडेडे, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, और वहीं पर अमेरिका के ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, जो इन्हें यहाँ पर देख रहे हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला अवार्ड। और रिसेंटली 2025 का है, भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। ये चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं, चूंकि बात यहाँ पर हुई थी इसलिए चर्चा हमने पुनः से कर लिया। देखिए हाल ही में आरंभ हुई भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री, जो कि 2 से 14 सितंबर 2025 तक चलेगा। 2 सितंबर को शुरुआत हुई है। यह किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? जो विकल्प है राइट आंसर होगा उमरोई मेघालय। अच्छा, ये संयुक्त खास करके अभ्यास है, जो द्विपक्षीय अभ्यास है, एक बार भारत में और एक बार ये थाईलैंड में, चूंकि थाईलैंड और भारत के बीच आयोजित होती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैत्री अभ्यास जो है ये दोनों देश भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि बायलैटरल एक्सरसाइज है, द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल, और ये इसका 14वां संस्करण है मैत्री अभ्यास का। यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है 2 तारीख से ये शुरू होगा और 14 को ये संपन्न हो जाएगा। विशेष बातों में एक बात को ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो ये आयोजन है ये मेघालय के उमरोई स्थित संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित हो रहा है, और ये अभ्यास के जो मुख्य फोकस होंगे ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, जंगल वारफेयर प्रशिक्षण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, ये इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं जिस पर अभ्यास होना है। अच्छा, दोनों देशों के बीच वर्ष 2006 में, जिस वर्ष वर्ल्ड बैंक की सहयोग से बिहार में जीविका का गठन हुआ था, 2006 में इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी। पिछला ये थाईलैंड में हुआ था, 1 से लेकर 15 जुलाई तक, यहाँ पर लिखा भी है थाईलैंड में पिछला संस्करण यहीं पर हुआ था। अब अगला जो 14वां है यहाँ पर अभी हो रहा है, और अगला इससे 15वां जो होगा वो थाईलैंड में होगा।
और भारत और विभिन्न देशों के बीच ये जो खास करके बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान रखना है। पिछले क्लास में संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास को लेकर हमने चर्चा आपके साथ किया था। युद्धाभ्यास नाम ही है उसका, युद्धाभ्यास, जो कि भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। इसको एक बार कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। वित्त वर्ष 24-25 में भारत की, ध्यान दीजिए, भारत की कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड निर्यात कितना प्रतिशत रहा है। कितना रहा है, प्रतिशत नहीं बल्कि कितना रहा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो विकल्पों के आधार पर 49.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अभी इसमें कुछ पॉइंट और भी हम देखेंगे, कुछ चीजें और भी यहाँ से निकल कर आएगी। जैसे कि जुलाई 2025 तक का ये डेटा है, वित्त वर्ष 24-25 के संदर्भ में जो बात हम कर रहे हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद की। और ऐसे में ध्यान रखना, जो डेटा कहता है इसमें निर्यात जो हुआ लगभग 49.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो पिछले वर्ष का है ये 48.15 बिलियन यूएस डॉलर यानी अमेरिकी डॉलर। तो दोनों में तुलना करें तो लगभग ये हमें वृद्धि देखने को मिलता है, तकरीबन 3% का। आप बोल सकते हैं तकरीबन 3% की इसमें वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये भी अराइज हो सकता है, केवल अगर हम बात करें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की, तो लगभग 20.4%, इसमें से 20.4% जो हिस्सा है ये प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसने भारत को खाद्य प्रसंस्करण में एक उभरते वैश्विक नेता के रूप में, एक लीडर कंट्री के रूप में स्थापित किया है। और जो प्रमुख निर्यातित वस्तुएं हैं जो एक्सपोर्ट किया गया है, चावल, फल, सब्जियां, मीट, डेयरी उत्पाद और प्रोसेस्ड फूड इसमें मूलतः शामिल है, जो ज्यादा है। इस चीज को ध्यान रखिए। और इसी रिपोर्ट में अभी एक प्रश्न और भी निकल कर आ जाएगा कि पंजीकृत खाद्य व्यवसाय संचालकों की जो संख्या है वो आपको ध्यान रखना है 25 लाख। पिछला रिपोर्ट में 25 लाख, ये बढ़कर अब हो चुका है 64 लाख। तभी तो ये बड़ी उपलब्धि यहाँ पर दर्ज हो रही है। हालांकि यहाँ पर और भी बढ़ने की उम्मीद है और ये बढ़ेगा। और ये ध्यान रखिए, ये आंकड़ा अभी हाल ही में एबेडा की तरफ से जारी किया गया, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है अमित मिश्रा, जिन मतलब जो दिल्ली के रहने वाले हैं, अभी हाल ही में ये खबरों में है, जिनका संबंध किस खेल से है जहां से ये सभी प्रारूपों से संन्यास का घोषणा किए हैं, ऐलान किए हैं। देखिए, बात करें यहाँ पर अमित मिश्रा की, आई होप जानते होंगे, क्रिकेटर हैं और विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होंगे। घरेलू हिंसा में अभी हाल ही में फंसे थे और इस वजह से खबरों में भी रहे हैं। तो ध्यान रखिए, क्रिकेटर हैं। विशेष चर्चा यहाँ पर ज़्यादा हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट जरूर है, ये क्रिकेट से संबंधित है। और इस तरह के भी संन्यास को लेकर भी प्रश्न बनते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी जब लिए थे, और ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन यानी कि 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट की मेजबानी 2025 में किस देश द्वारा की जाएगी? अपना भारत के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर सी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आयोजन कब होगा। देखिए, भारत द्वारा इसकी मेजबानी किया जाएगा, इसके 20वें संस्करण की, तो 2 सितंबर से 3 सितंबर, मतलब किया जा चुका है। एक्चुअली यहां पर प्रश्न किया है, द्वारा की गई है, मतलब किया जा चुका है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कब से कब तक? तो 2 से 3 सितंबर। और आपको ध्यान रखना, नई दिल्ली में किया गया है। स्थिरता की पुनर्कल्पना और लचीला, ये इसका थीम है, ये विषय पर ये आधारित है जो यहाँ पर आयोजित हुआ। और किसके द्वारा यह सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, यानी कि भारतीय उद्योग परिषद के तत्वाधान, बल्कि परिसंघ के तत्वाधान में अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। इस चीज के आयोजन को लेकर ये विशेष बातें जो है ध्यान रखना है। और मुख्य उद्देश्य में जैसे हरित विकास, जैसे ग्रीन ग्रोथ, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, जलवायु परिवर्तन से निपटना, और साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा। देखिए, स्वच्छ ऊर्जा की जब भी बात होती है तो ग्रीन हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है और ये पर्यावरण के बहुत ही अनुकूल है। तो इन सभी को बढ़ावा देने पर यह विशेष रूप से केंद्रित था। और यहाँ पर ध्यान रखिए, जिस मंच पर विभिन्न देशों के उद्योगपति, नीति निर्माता, पर्यावरण विशेषज्ञ भाग लेकर जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी को हासिल करने के उपायों पर चर्चा की। देखिए, एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित है
अब ये क्या है, थोड़ा आप लोग दिमाग पे जोर डालिएगा। ये आज की इस क्लास का हम आपको टॉपिक दे रहे हैं, आपको बताना कि ये क्या है। आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, इसको लेकर चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं, फिलहाल यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक प्रकार से समझिए कि मैं आपको इंटरव्यू में पूछ रहा हूँ, सतत विकास लक्ष्य से यानी कि एसडीजी से आप क्या समझते हैं। देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा। जोहान डेविड वाडेफुल किस देश के विदेश मंत्री हैं जो हाल ही में सितंबर 2025 में भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। तो ये जर्मनी के वर्तमान में क्या कर रहे हैं, विदेश मंत्री हैं। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, अभी हम जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक की भी चर्चा कर रहे थे, जो संयुक्त राष्ट्र 80वां सत्र जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के, उसकी मेजबानी में अध्यक्षता करेगी। ये चीज ध्यान रखिए। अभी जोहान डेविड वाडेफुल की बात करें, तस्वीर में आप देख रहे हैं जर्मनी के विदेश मंत्री हैं। 2 से 3 सितंबर तक भारत के दौरे पर थे। यहाँ पर विशेष रूप से दिल्ली और बेंगलुरु का दौरा किए। इस दौरान आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर बेंगलुरु में इसरो और IISc, जो कि आपको अभी हम बतला रहे थे, जो NIRF जो रैंकिंग है उसको लेकर यहाँ पर हमने आपको बतलाया था कि IISc बेंगलुरु किस कैटेगरी में प्रथम स्थान पर है। आइए पहले हम इस चीज को एक बार देख लें, क्योंकि मुझे लगता है अभी जो मैं आपको बतलाऊंगा तो ये आपके दिमाग में ज्यादा देर तक ध्यान में रहेगा, सेट रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये अगर बता दें तो यहाँ पर ये चीजें दोबारा से क्लियर हो जाएगी। देखिए, IISc बेंगलुरु जो है ये विश्वविद्यालय श्रेणी यानी कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लगातार 10वीं बार शीर्ष पर रहा। चलिए, क्लियर हो गया। अब यहां पर हम आते हैं सीधे फिर प्रश्न पे, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे जिस प्रश्न को। हाँ, तो यहां पर देखिए हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी इसरो और IISc का दौरा कर विज्ञान प्रौद्योगिकी के सहयोग को मजबूत करने पर इन्होंने चर्चा किया और नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ उनकी बैठकें भी हुई। और ये जो आधिकारिक दौरा था 2 दिवसीय, इसका मूल उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर भारत और जर्मनी के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, साथ ही भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को वार्ता की गति देना, साथ ही साथ खास करके यहाँ पर तीसरा पॉइंट में ये ध्यान रखिए, भारत प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी को और गहराना और इसे मजबूत करना। ये खास करके 3 मुद्दों पर ये आधारित था। ये ध्यान आपको रखने की जरूरत है। कोई भी बैठक होती है, कोई भी आधिकारिक दौरा होता है, वो किस पर केंद्रित रहा, क्या समझौते हुए, क्या प्रमुख पहल हुए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नवगठित अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संगठन वर्ल्ड बॉक्सिंग जो 2023 में इसकी स्थापना हुई है, तो इसके द्वारा आयोजित पहला विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में किस देश में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता किस देश में शुरू की गई है, यहाँ पर है होगा शुरू की गई है। तो ध्यान दीजिए, राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अभी हाल ही में ये इंग्लैंड में शुरू की गई है। और यहाँ पर वो चीजें आपके बीच हमने रखा है। 2023 में स्थापित यह वर्ल्ड बॉक्सिंग एक नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड बॉक्सिंग के इतिहास में देखिए, यहाँ पर पहले इस पॉइंट को देखिए, इस संगठन के पहले इलिट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए ये पहला संस्करण 4 से 14 सितंबर 2025 तक लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। और इसको थोड़ा आसान भाषा में समझिए कि यह पहली बार है जब पुरुष और महिला दोनों के मतलब दोनों को एक साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विश्व चैंपियनशिप में मुकाबला करने का मौका मिलेगा। ये खास करके बॉक्सिंग की दुनिया में ये पहली बार है और यहाँ पर ये जो आयोजन शुरू हो चुका है। और भारतीय दल जो यहाँ पर गया है, इसमें पुरुष और महिला दोनों बॉक्सर को मिला के संख्या जो है 20 है, 20, ये चीज ध्यान रखिए। और इसमें अगर प्रमुख बॉक्सरों की बात करें तो आप लोग नाम जरूर सुने होंगे, निखत जरीन, लवलीना बोर्गोहेन, मीनाक्षी हुडा, साक्षी पूजा रानी आदि, ये सभी इंपॉर्टेंट है। जब ये प्रतियोगिता का परिणाम आ जाएगा हम पुनः से ये चीजें आपके बीच रखेंगे। फिलहाल अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात में आयोजित पहले पुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट का जो खिताब है ये किसने अपने नाम किया है, तो राइट आंसर है प्रणव वेंकटेश ने अभी हाल ही में अपने नाम किया है। ये जो अभी हाल ही में आयोजन हुआ है ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, संयुक्त राष्ट्र में नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में, जो फुजेरा शहर है यहीं पर, यहाँ पर हमने लिखा भी है फुजेरा शहर में। और ध्यान आपको रखना है कि यहाँ पर जो भारत के जो ग्रैंड मास्टर है प्रणव वेंकटेश, इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए जो
टाइटल है इसे अपने नाम किया स्पेन के ग्रैंड मास्टर एलन फिचोट को शिकस्त देते हुए उन्हें हराकर इस प्रतियोगिता का जो खिताब है वो अपने नाम किया है। इन बातों को ध्यान रखिए। एक और प्रश्न है, अच्छा एक चीज और, ये इसका पहला संस्करण है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पर भारत के ग्रैंड मास्टर में एक नया अपडेट यह है कि 89वां ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु के रोहित कृष्णा बने हैं, जिन्हें यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा एक विशिष्ट बात, सर्वाधिक जो ग्रैंड मास्टर है वो तमिलनाडु से ही निकले हैं और पहला भी 1988 में जो आया था वो विश्वनाथन आनंद के रूप में, मतलब यहाँ पर जो सम्मान मिला ये भी तमिलनाडु का ही है। बिहार से कोई भी हमें देखने को नहीं मिलता। हालांकि बिहार में प्रतिभा की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अन्नपूर्णा योजना की जो शुरुआत है किस शहर में अभी हाल ही में की गई है। देखिए जो विकल्प आपको दिख रहा है, विकल्पों के आधार पर बेंगलुरु इस प्रश्न का राइट आंसर है, कर्नाटक की राजधानी। जो खास करके सफाई कर्मचारी हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सुबह का जो नाश्ता होता है, जो खास करके ब्रेकफास्ट बोलते हैं, तो पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराने को लेकर ये अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखिए बेंगलुरु। अब यहाँ पर आज के इस क्लास का प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और डिटेल में लिखिएगा जो भी जानकारी यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रश्न के रूप में। और जो एसडीजी को लेकर हमने आपको बोला है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर कमेंट करके बताते हैं और मैं सभी का आपको नाम बताने वाला हूँ कौन कौन कमेंट किए हैं डिटेल में। कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे, जितनी भी जानकारी मालूम है जरूर लिखिएगा। और एक जानकारी जो हमने आपको दिया था कि जन्मदिन के अवसर पर ये जो ऑफर आप सभी के लिए लाई गई है, आप लोग सभी लोग जो भी प्रिपरेशन में लगे हैं मुख्य रूप से एडीओ की, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की दिशा में जो यहाँ पर आपके बीच हम लेकर आए हैं इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त इस कोर्स की बात करें तो ये कोर्स आपका अपग्रेड होने वाला है, ये वाला करंट अफेयर्स वाला। आप आगामी एग्जाम को लेकर इसको ले सकते हैं विजेता बैच को, क्योंकि अभी बीपीएससी का जो 71वीं है आयोजित होना है और ये भी खास करके 72वीं में तब्दील हो जाएगा। आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स का 71वीं बीपीएससी मेंस और 72वीं बीपीएससी मेंस को लेकर आंसर राइटिंग जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, आप लोग ले सकते हैं। और एक सुनहरा अवसर आज भर आपके पास है, ठीक है, शायद फिर 50% का डिस्काउंट न मिले तो इसको जरूर ले लीजिएगा। प्रीलिम्स और मेंस का कंटेंट इसमें आपको मिलेगा और ये एक शानदार कोर्स है। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।